लैब डायग्नोसिस। यहां तक सभी को क्लियर है? जी बॉस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मलेरिया की डायग्नोस करने के लिए मैं कितनी टेस्ट करा सकता हूं। हम 6 तरीके के टेस्ट कराते हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। कौन सा? क्या क्या सर लैब डायग्नोसिस होती हैं? 6 प्रकार की होती हैं। सबसे पहले माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ पेरिफेरल ब्लड स्मीयर। इतनी बड़ी लाइन लिख रही है, काम कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। मैं अभी आपके सामने करके दिखाऊंगा, आप लोग मुझे करके दिखा दोगे, इतना सरल है। मतलब इसको एक वर्ड में मैं बोलूंगा, एक वर्ड में, तो ब्लड स्मीयर टेस्ट इसे बोल देते हैं। माइक्रोस्कोप मतलब माइक्रोस्कोप का यूज होता है एग्जामाइन करने के लिए। क्या करते हैं, मैं इसमें स्लाइड बनाता हूं। आपने और हमने फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी लैब में बहुत सारे प्रैक्टिकल में क्या करा था, स्लाइड बनाना सीखा था। यहाँ 2 तरीके की स्लाइड बनती हैं। कौन कौन सी? एक थिक स्लाइड और एक थिन स्लाइड। अभी आएगा, मैं पूरा आपको करके दिखाऊंगा। एक बार हम देख लें 6 टेस्ट कौन से होते हैं, आप लोग मेरे साथ दिमाग में याद करा करिए। सबसे पहले मैं क्या कराऊंगा, ब्लड स्मीयर टेस्ट कराते हैं। दूसरा फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। इसमें एक डाई होती है, वो डाई डाल के माइक्रोस्कोप में देखते हैं, अगर उसका डिस्टिंक्ट कलर दिखाई देता है तो ये है स्पीसीज, वरना ये नहीं है। फिर आता है क्यूबीसी टेस्ट। क्यूबीसी इससे थोड़ा एडवांस लेवल की है। अगर 3 से 4 भी स्पीसीज प्रेजेंट होंगी ब्लड में तो भी ये क्यूबीसी बता देगा। क्या होता है क्यूबीसी, मैं बताऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। क्वांटिटेटिव बफी कोड, बहुत बार बहुत जगह आपको बुक्स में मिलता है क्यूबीसी, हम आपको बताएंगे क्या होता है। तो क्यूबीसी में आपको क्या रखना है, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगला आता है सीरोलॉजिकल टेस्ट। सीरोलॉजिकल में आपको एंटीजन एंटीबॉडी फाइंड करनी होती है बाय द हेल्प ऑफ एलाइजा। अगला 5वां आता है आरडीटी, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। जस्ट लाइक एज ये प्रेगनेंसी किट की तरह होती हैं, एक बूंद ड्रॉप की डाल देते हैं। आजकल हम और आप सभी लोग इसका यूज बहुत फ्रिक्वेंटली करते हैं। विद इन 10 to 15 मिनट्स में इसका रिजल्ट आ जाता है और बहुत एक्यूरेट रिजल्ट आता है, इसलिए हम आरडीटी पे बहुत अच्छे से भरोसा कर सकते हैं। अगला आता है आपका पॉलीमरेज मेथड, मतलब मॉलिक्यूलर मेथड। इसमें आप पीसीआर का यूज करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले सर आप मुझे बता दीजिए, ये पेरिफेरल ब्लड स्मीयर से आप कैसे पता करेंगे? आपके पास क्या आया, एक पेशेंट आया, ये आपके पास एक पेशेंट महोदय आए और इन्होंने आपसे क्या कहा कि मेरे को हर 48 घंटे के बाद, ये आपके पास आए और इन्होंने कहा हर 48 घंटे के बाद मुझे ठंड लग के बुखार आता है बहुत तेज, फिर बुखार के बाद पसीना आके बुखार उतर जाता है। आपने क्या किया, ठीक है मैं आपका ब्लड का सैंपल लेता हूं। आपने क्या किया, ब्लड में एक टेस्ट ट्यूब ली और इनका थोड़ा सा ब्लड ले लिया एज अ सैंपल। अब आपने क्या करते हैं, 2 हम स्लाइड लेते हैं। ये आपने एक ग्लास 1 लिया स्लाइड के लिए और ये दूसरा स्लाइड ले ली। क्या करते हैं, एक एक ड्रॉप इस पे इंजेक्ट कर देते हैं। अब ड्रॉप इंजेक्ट करने के बाद क्या होते हैं, इसकी स्लाइड बनाते हैं। एक हमारी थिक स्लाइड बनती है और एक हमारी थिन स्लाइड बनती है। क्या डिफरेंस है दोनों में? हाँ, बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपको थिक, थिक मतलब उसी ओरिजिन तक, ज्यादा उसे फैलाना नहीं है, बहुत दूर तक उसे खींच के नहीं ले जाना है, थिक रखनी है वो स्लाइड, तो उससे हमें पता चलता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोडियम, कि आपको है या नहीं है। बस इससे ये पता चलेगा कि आपको है या नहीं, क्या मलेरिया है या नहीं। प्लाज्मोडियम है तो मलेरिया है। थिक स्मीयर केवल आपको ये बताएगा कि मलेरिया है या नहीं। बल्कि अगर आप थिन स्मीयर बनाओगे, जब थिन स्मीयर बनाते हैं तो इसमें आपको कैटेगरी पता चलती है, वेरी फनी माई ओवल। इनमें से आपको कौन सा है, वाइवेक्स से आप पीड़ित हुए हैं, फेल्सीपेरम से, मलेरी से या ओविल से। तो डेट मीन्स अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालना चाहूं तो आपको कंक्लूजन में केवल इतना ध्यान रखना है, अगर आप थिक स्मीयर बनाते हैं तो उससे क्या पता चलता है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ पैरासाइट। जबकि थिन स्मीयर से क्या पता चलता है, टू नो द स्पीसीज, स्पीसिएशन पता करने के लिए हम क्या करते हैं, थिन स्मीयर करते हैं। ब्लड का आपने सैंपल लिया,
टेस्ट ट्यूब में एक ब्लड ले लिया, फिर आपने स्लाइड बनाई, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। सर ये कैसे पता करूंगा मैं कि ये कौन सी स्पीसीज है? अभी मैं पीछे आपको मॉर्फोलॉजी बता के आया हूं कि अर्ली ट्रोफोजोइट तो मैं ऐसा दिखेगा, लेट ट्रोफोजोइट ऐसा दिखेगा। अगर सिंगल रिंग ओवर वन डायमंड दिखेगा तो मतलब फेल्सीपेरम नहीं हो सकता, और बाकी बनाना शेप्ड अगर दिख गया आपको तो आपका कौन सा हो सकता है? फेल्सीपेरम हो सकता है। तो वो मॉर्फोलॉजी आज आपको काम देगी जब आप ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन करेंगे। आई होप अब आपके समझ में आया हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर थिक स्मीयर लेते हैं तो वो प्रेजेंस और एब्सेंस बताता है, थिन अगर आप स्मीयर बनाते हैं, स्लाइड बनाते हैं, तो वो आपको कैटेगरी बताएगा। क्लियर है? ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? जल्दी बताइए। जी आ गया बॉस। बहुत बढ़िया। अब अगला हम देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट था, फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी में ये देखिए, आपके लिए मैंने पिक्चर्स भी लगाई है। क्या करते हैं? माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस के लिए एक ब्लड की फिल्म, ब्लड की एक ड्रॉप डाल देते हैं। ये आपकी कैसी बनी हुई है? ये आपकी थिन फिल्म है, और ये क्या है? थिक फिल्म है। इसको आप लगा के देखेंगे जब माइक्रोस्कोप में, तो ये आपको बताएगा कि किस टाइप का आपको स्पीसीज ने इन्फेक्ट किया है। ये बस आपको ये बताएगा कि हाँ प्लाज्मोडियम है। तो थिन स्मीयर आपको क्या बताएगा, और थिक स्मीयर। मैंने सही बोला? बताओ आप लोग, मैंने सही बोला? नहीं बॉस। हाँ बिल्कुल, अच्छे से एकाग्रित होके पढ़ना है। जेहू वाली मेरिमेट क्लास में नहीं होना चाहिए बॉस। हमें आपने अभी बताया और हमने पढ़ा भी है, जो थिक स्पेयर होता है वो स्पेसिएशन नहीं बताता, वो आपको बताता है कि है एब्सेंस और प्रेजेंस। ये हमें केवल और केवल क्या बताएगा? प्रेजेंस और एब्सेंस बताएगा। जबकि थिन वाला मेरे को क्या बताता है? स्पीसिएशन के बारे में। सभी लोग ध्यान रखिएगा, अगर आ जाए आपसे, आपका जूनियर पूछ ले तो आप बता सको। अगला आता है सर फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी। आप मुझे बताइए। कुछ भी नहीं है, ये क्या है? एक डाई के बेसिस पे फ्लोरोसेंट डाई होती है, जिसको हम क्या करते हैं? स्टेन करते हैं। जो आपने ब्लड का सैंपल लिया, जो स्लाइड बनाई है, उसके ऊपर क्या डाल देते हैं? एक्रिडिन ऑरेंज। ये डाई होती है, इसको क्या करते हैं? उसके ऊपर स्टेन कर देते हैं। फिर उसके बाद फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोप होता है, उसमें एग्जामाइन करते हैं। जो डीएनए होता है वो आपको ग्रीन दिखाई देगा, और जो साइटोप्लाज्म है, आरएनए है, वो रेड दिखाई देता है। इससे बस मुझे ये पता चलता है कि हाँ स्पीसीज मतलब मलेरिया है या नहीं है। ये होता है आपका फ्लोरोसेंट माइक्रोस्कोपी टेस्ट। अगला आता है क्यूबीसी। क्यूबीसी बहुत बहुत सरल और बहुत बार आपको यूज करते हैं। क्यूबीसी क्या है? अभी मैंने आपको बताया क्या है क्यूबीसी। इसमें आपको क्या करना होता है? बफी कोट। आप क्या करोगे? आप ब्लड ले लेते हैं, ब्लड को क्या करते हैं? कैपिलरी ट्यूब में ले लेते हैं। फिर क्या करते हैं? इस कैपिलरी ट्यूब को सील कर देते हैं, फिर इसको सेंट्रीफ्यूगेशन कर देते हैं। जब आप इसको, इस टेस्ट ट्यूब को, इसको कैपिलरी ट्यूब को सेंट्रीफ्यूगेट कर देते हो, तो आपको ध्यान होना चाहिए जो आपका आरबीसी होती हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं। जितना भी प्लाज्मा बीच वाला जो कोट होता है, आपको ध्यान रखना है, जो बीच वाला कोट होता है इसे मैं बफी कोट बोलता हूं। इसके अंदर सर कौन आता है? इस बफी कोट में लिम्फोसाइट और पैरासाइट आपके प्रेजेंट होते हैं। और इससे ऊपर कौन आ जाता है? ये व्हाइट रीजन है, इसमें आपका जो बहुत मतलब प्लाज्मा आ जाता है। सेंट्रीफ्यूगेशन के बेसिस पे आपने क्या किया? सबसे भारी आरबीसी नीचे हो जाती हैं, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मोडियम जो बफी कोट, जिससे जो ग्रीन रीजन है मैं उसे बता रहा हूं, उसमें लिम्फोसाइट और प्लाज्मोडियम पाया जाता है, और उससे ऊपर आपका हमें काम का नहीं है, उसका प्लाज्मा होता है। तो आपको क्या किया? अब आपने क्या किया? इससे पहले जब मैं स्मीयर टेस्ट कर रहा था उसमें मैं पूरा आरबीसी के अंदर खोज रहा था, अब मैंने अलग एक पार्ट निकाल लिया, आरबीसी में से एक बफी कोट निकाल लिया जिसमें केवल दो ही चीजें होंगी। तो उसमें मुझे एग्जामिन करने में थोड़ा आसान रहता है और इसकी थोड़ी एफिकेसी अच्छी होती है। बिल्कुल क्लियर कट पता चल जाता है कि प्लाज्मोडियम है या नहीं है। यही मैंने आपको लिख दिया है। टेक ब्लड
इन अ टेस्ट ट्यूब, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। टेक बफी कोट, बता दिया मैंने बफी कोट में क्या क्या होगा, और बफी कोट कहाँ पे होती है, मिडिल में होती है, मिडिल पोर्शन, और बफी कोट में लिम्फोसाइट और पैरासाइट आ जाता है। क्या करेंगे, अब इसकी एक आप दोबारा ब्लड स्मीयर बनाओगे और फिर उसमें माइक्रोस्कोप से देखोगे प्लाज्मोडियम है या नहीं। ये कहलाता है सिंपल सा क्यूबीसी टेस्ट। क्यूबीसी टेस्ट ज्यादा सेंसिटिव होता है देन थिक ब्लड स्मीयर। थिक ब्लड स्मीयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि थिक से भी मुझे पता चल रहा था एब्सेंस और प्रेजेंस, यहाँ पे क्यूबीसी से भी मुझे पता चलता है एब्सेंस और प्रेजेंस। इतनी बात सभी को क्लियर है। ठीक है, आगे आता है सीरोलॉजी टेस्ट। सीरोलॉजी टेस्ट में कुछ नहीं है, एंटीजन एंटीबॉडी आपके ब्लड में पाए ढूंढे जाते हैं, दोनों प्रेजेंस है। किस टेक्नोलॉजी से, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में, एलाइजा आप सभी जानते हैं, उसके थ्रू अगर प्रेजेंस हम पता कर लेते हैं तो उसे मैं सीरोलॉजी टेस्ट बोल देता हूँ। फिर अगली जो हम आज डे टू डे लाइफ में यूज कर रहे हैं, इट इज कॉल्ड रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट, RDT। किसके फॉर्म में आती है, एक किट के फॉर्म में आती है, तुरंत रिजल्ट देती है 10 से 15 मिनट में। कैसे रिजल्ट देती है, देखिए ये डायग्राम है, इसमें आपको क्या करना है, ये किट आती है, इस किट में क्या है, पहले से आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज बनी होती हैं। किसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनी हुई हैं, पहले से प्रीफॉर्म इस प्लाज्मोडियम के लिए बनी हुई हैं। ठीक है, क्या करते हो आप, ब्लड लेते हो, एक सैंपल लिया ब्लड का, एक ड्रॉप आपने क्या की इसकी, आप क्या करेंगे, ब्लड लेंगे और एक बूंद इस स्ट्रिप पे लगा देते हैं, ड्रॉप आउट कर देते हैं। अब क्या होता है, कैपिलरी एक्शन के थ्रू ये मूव करती है। इसमें 3 आपके मार्कर होते हैं, ये 3 मार्कर, जो सबसे लास्ट वन होता है वो नेगेटिव को शो करता है। इससे अगला नेगेटिव से ऊपर वाला, अगर नेगेटिव से ऊपर वाला आता है, ये क्या होता है, नॉन फेल्सीपेरम, बस वो ये बताता है कि फेल्सीपेरम नहीं है इसमें। अगला जो आता है, फिर से आपने ये ड्रॉप डाली यहाँ पे, अगर दोनों इन्फेक्ट हो जाती हैं, मतलब आपको यहाँ पे ये है कि मिक्स्ड है, फेल्सीपेरम भी है, ओवेली भी हो सकता है। इंडिया की बात कर रहा हूं मैं अभी, फेल्सीपेरम भी है और वाइवेक्स भी, अगर इंडिया में ध्यान दूंगा। और अगर लास्ट वन, अगर आपका क्या होता है, केवल लास्ट वाली, जिसे मैं क्या बोलता हूँ, कंट्रोल बॉडी, अगर वो क्या आती है नेगेटिव, दैट मीन्स आपका टेस्ट कैसा है, इनवैलिड है। तो बस आप स्ट्रिप में देख लेते हैं कि आपको प्लाज्मोडियम है, मतलब मलेरी है या नहीं है। इस टेस्ट को हम बोल देते हैं रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट। यहां तक क्लियर है सभी को, किसी का कोई डाउट है? स्मीयर एग्जामिनेशन, ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, फ्लोरोसेंट, क्यूबीसी क्या है याद रखिएगा, वाइवा में पूछ ले। सीरोलॉजिकल टेस्ट, एंटीजन एंटीबॉडी, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट में आपको पता चल जाता है कि आपको प्लाज्मोडियम से इन्फेक्शन है या नहीं, बहुत जल्दी देता है, 10 to 15 मिनट्स में ये टेस्ट दे देता है। इसमें आपको 3 लेवल होते हैं, लास्ट वाला कंट्रोल फॉर एंटीबॉडी होता है, लास्ट से जो सेकंड वन होता है वो नॉन फेल्सीपेरम, वो क्लियर कट बताएगा कि फेल्सीपेरम नहीं है, बाकी है। बाकी में भी इंडिया में देखूंगा तो वाइवेक्स है, फेल्सीपेरम नहीं है। और ऊपर वाला अगर फर्स्ट वन हो गया तो उसमें से आपको कोई सा भी हो सकता है, मतलब फेल्सीपेरम भी है वहां पे, वाइवेक्स भी है, और अगर दोनों हो गए तो आपको मिक्स है, मिक्स है आपको, उसका ये मतलब है। ठीक है, हेलो एवरीवन, हम लोग आज ट्रीटमेंट देखेंगे। ट्रीटमेंट जैसा मैंने बताया था, इसका जो ट्रीटमेंट है वो स्टेजेस के बेसिस पे डिपेंड करता है। आपके पास मरीज किस लेवल पे आया है या किस स्टेज पे आया है, हमारा ट्रीटमेंट इस बात पे निर्भर करेगा। आप एज अ चिकित्सक, आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आप उसको मेडिसिन किस स्टेज की दे रहे हैं। अब उसके लिए आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए, तो मैं आप सभी को पहले बता चुका हूँ। मलेरिया में 4 स्टेजेस पाई जाती हैं इन ह्यूमन बींग्स और 1 पाई जाती है मॉस्किटो में। हम ट्रीटमेंट किसका कर रहे हैं, इंसान का, ह्यूमन बींग का। तो ह्यूमन बींग में जो 4 स्टेजेस होती हैं, हमें उनके बारे में पता होना चाहिए। प्री इरिथ्रोसिटिक, एक्सो इरिथ्रोसिटिक, इरिथ्रोसिटिक और गैमेटोगोनी हम सभी जानते हैं। जो स्टार्टिंग की 2 होती हैं, प्री इरिथ्रोसिटिक एंड इरिथ्रोसिटिक, ये हमारी लिवर में होती हैं। और जो अगली जो हमारी नेक्स्ट 2 हैं वो कहाँ पे होती हैं, ब्लड में।
ब्लड में भी मैं और ज़्यादा एम्फेसाइज करूँ, जो इरिथ्रोसिटिक वाली है वो मेरी ब्लड में कहाँ होती है, आरबीसी के अंदर, और जो गैमेटोगोनी है ये हमारे ब्लड में ही सर्वाइव करते रहते हैं, इंतजार करते हैं कि ये गैमेट कब दोबारा फीमेल एनोफिलीज आएगी और ब्लड सक करेगी, मैं उसके थ्रू उसके इंटेस्टाइन में जाके मल्टीप्लिकेशन रिप्रोडक्शन करूंगा। ठीक है, इतनी बात हमने जान ली है। साइट हमको सबसे अच्छे से याद हो गई है कि ये 4 स्टेज कौन सी जगह पे हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है। फिर आता है मैकेनिज्म। अब प्री इरिथ्रोसिटिक में क्या होता है, आप सभी को बाय हार्ट याद होना चाहिए। प्री इरिथ्रोसिटिक में क्या होता है, जो आपका स्पोरोजोइट है वो कन्वर्ट होता है मीरोजोइट में। जो एक्सो इरिथ्रोसिटिक थी उसमें लिवर के अंदर ही आपका स्पोरोजोइट कन्वर्ट हो जाता है हिप्नोजोइट्स में। जबकि हमारा जो इरिथ्रोसिटिक है वो आरबीसी के अंदर हो रही थी, इसमें मीरोजोइट कन्वर्ट होता है अर्ली ट्रोपोजोइट, लेट ट्रोपोजोइट, साइजोइट एंड देन अगेन मीरोजोइट में। ये हमारी कहाँ हो रही थी, ये पूरी मैकेनिज्म आरबीसी के अंदर। ये हमको पता है। और गैमेटोगोनी में क्या हो रहा था, मीरोजोइट कन्वर्ट हो जाते हैं गैमेटोफाइट्स में। तो ये मैकेनिज्म अगर आपको पता है, आपको ये स्टेज पता है, तो आपके लिए ये ट्रीटमेंट इसका करना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम जानते हैं जो प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल होती है वो रेस्पॉन्सिबल होती है इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। जो एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल थी हमारी वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए थे, वो रिलैप्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। जबकि इरिथ्रोसिटिक साइकिल है वो क्लिनिकल फीचर्स, जो आपको फीवर आ रहा है, पीरियोडिक फीवर 48 आवर पे और 72 आवर पे, ये जो पीरियोडिक था फीवर वो आप पर एक्सो इरिथ्रोसिटिक स्टेज पे आता है। और गैमेटोगोनी क्या है, ये आपके गैमेट्स हैं जो ब्लड में ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होंगे फ्रॉम वन ह्यूमन बीइंग टू अनदर हेल्दी ह्यूमन बीइंग्स के लिए। ठीक है सर, ये हमको बहुत अच्छे से चारों बातें, चारों स्टेजेस बहुत अच्छे से आती हैं। अब आपके पास पेशेंट आता है, पेशेंट बताता है कि मेरे को हर 48 घंटे पर फीवर दोबारा आता है, ठंड लगती है, सिवरिंग होती है, फीवर आता है, फिर उसके बाद स्वेटिंग होती है। तो आपको समझ में आ गया ये कौन सी स्टेज है, ये इरिथ्रोसिटिक, मतलब क्लिनिकल फीचर शो कर रहा है। मतलब अभी जो आपका जो पेशेंट है वो इरिथ्रोसिटिक स्टेज पर है। आप सभी लोगों ने ये डायग्नोस कर लिया कि इरिथ्रोसिटिक पर है। इरिथ्रोसिटिक पे है तो अब आपको ट्रीटमेंट देना है कि ये जो साइकिल है इरिथ्रोसिटिक की वो स्टॉप हो जाए। वहीं दूसरा पेशेंट आता है, वो कहता है कि सर मैं अफ्रीका जा रहा हूँ, मैं अभी नॉर्मल हूँ, वहाँ बहुत हाई चांसेस हैं, तो मुझे एक ऐसी मेडिसिन चाहिए जिससे मुझे मलेरिया ना हो। तो वो प्रोफाइलैक्सिस आपसे मांग रहा है बचाव के लिए। तो आप क्या चाहोगे, उसे ऐसी मेडिसिन दोगे जिसमें स्पोरोजोइट का कन्वर्जन ना हो, किसमें, मीरोजोइट्स में। दैट मींस अगर आप प्री इरिथ्रोसिटिक साइकिल को रोक देंगे तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगी, आप इसमें प्रोफाइलैक्सिस वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं। जबकि जब आप क्लिनिकल स्टेज पर जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो आपका कैसा है, क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है। वहीं एक ऐसा पेशेंट आता है हम लोगों के पास जो कहता है मुझे पहले मलेरिया हो गया है, मैं ये चाहता हूं मुझे फ्यूचर में दोबारा मलेरिया ना हो, मैं परमानेंट क्योर चाहता हूं। तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम उसके लिए कि आपकी एक्सो इरिथ्रोसिटिक, अपने आप से कहेंगे इसको मेरे को एक्सो इरिथ्रोसिटिक साइकिल को रोकने वाली मेडिसिन देनी है कि फ्यूचर में कभी भी जो हिप्नोजॉइट्स बन गए हैं इसकी बॉडी में वो कभी भी दोबारा क्या ना हो, मीरोजॉइट में कन्वर्ट ना हो। तो मैं हिप्नोजॉइट्स को किल करने वाली मेडिसिन दूंगा। तो ये कैसा, ये भी एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, परंतु ये कैसा है, ये आपका रेडिकल क्यूरेटिव कहलाएगा। मतलब क्यूर आप दो लेवल पे कर रहे हो, जब क्लिनिकल फीचर आ रहा है और एक जब आपका रिलैप्स ना हो। तो जब आप अभी क्लिनिकल के वक्त जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो कैसा कहलाएगा, क्लिनिकल क्यूरेटिव। जो आप फ्यूचर को दिमाग में रखते हुए उसे दोबारा बीमार ना पड़े तो उसे बोलते हैं हम रेडिकल क्यूरेटिव। सारी बातें आपको लिखी हुई मिलेंगी, बस अभी आपको ये समझना है कि पेशेंट किस लेवल पे आपके पास आया है और आपको क्या ट्रीटमेंट देना है।
अगला एक पेशेंट है आपके पास, आपने उसको ट्रीटमेंट दिया मलेरिया का, वो बिल्कुल क्योर हो गया। अब आप उससे कहोगे कि मैं एक आपको दवा दूंगा जिससे जो आपके ब्लड में गैमेट्स हैं वो दूसरे को कभी इन्फेक्ट ना करें, तो इसलिए आपको ये दवा खानी है। तो पेशेंट कहेगा दूसरे को बचाव के लिए मैं क्यों ही मेडिसिन खाऊं, मैं इतना अच्छा आदमी थोड़ी हूं जो मेडिसिन किसी दूसरे को बचाने के लिए दूंगा। तो इसलिए आपको ये जो गैमेटोगोनी वाली स्टेज को किल करने के लिए पेशेंट को बिना बताए या ये साथ में मेडिसिन चलाई जाती है, ताकि पब्लिक को ध्यान में रखने के लिए एक पर्सन अनोदर पर्सन को कभी इन्फेक्ट ना कर सके। तो इसलिए हम गैमेटोगोनी की डॉक्टर ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट देता ही देता है। तो इस तरीके से अगर आपको ये 4 साइकिल, ये 4 स्टेज जो लाइफ साइकिल में ये 4 स्टेजेस आ रही हैं, अगर आपको ये 4 स्टेज पता है तो ट्रीटमेंट बहुत सरल हो जाता है। मतलब मैं आपसे अब एक बार फिर से पूछूंगा, अगर बताओ इरिथ्रोसिटिक साइकिल है, मतलब क्लिनिकल फीचर्स लेके आया है, तो आपका प्राइम उद्देश्य क्या रहेगा? आप कौन सा ट्रीटमेंट दोगे? आप प्रोफाइलैक्सिस के बारे में सोचोगे या फिर उसको क्लिनिकल क्यूरेटिव दोगे या रेडिकल क्यूर करोगे? बताओ आप लोग कौन सा ट्रीटमेंट देंगे? क्लिनिकल क्यूरेटिव। वेरी गुड, हमें उसे क्लिनिकल क्यूरेटिव ट्रीटमेंट देना होगा। अब आपके लिए और हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है जो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा समराइज कर रहा हूं जिससे चीजें थोड़ी इजी हो सके। जो हमारी प्री इरिथ्रोसिटिक है, मतलब प्रोफाइलैक्सिस के लिए जो मैं मेडिसिन प्रिस्क्राइब करूंगा, जो मैं हिप्नोजॉइड्स को किल करने के लिए ताकि रिलैप्स ना हो जो मैं मेडिसिन देते हैं, और गैमेटोगोनी वाली स्टेज को किल करने के लिए जो हम मेडिसिन देते हैं, इन तीनों साइकिल के लिए, इन तीनों स्टेजेस को रोकने के लिए हमारे पास एक ड्रग है, प्राइमाक्यून। कौन सी ड्रग है? प्राइमाक्यून, जो हम इन तीनों में देते हैं। परंतु जो हमारी प्राइमाक्यून है वो इरिथ्रोसिटिक में काम नहीं करती, मतलब क्लिनिकल फीचर्स में उसे कोई मतलब नहीं है। आज उसे मलेरिया आ रहा है तुम उसे प्राइमाक्यून देते रहो, उसका मलेरिया ठीक नहीं होगा, उसे लगातार 48 घंटे बाद बुखार आता ही रहेगा। डेट मीन्स प्राइमाक्यून सारे काम कर रही है, पर मेन जो अभी क्लिनिकल क्यूर उसे करना चाहिए वो नहीं कर रही है। तो क्लिनिकल क्यूर की अलग मेडिसिन होती है। तो अब क्लिनिकल क्यूर की क्या मेडिसिन होती है वो सब अब हम आगे देखेंगे। तो जो हमारा ट्रीटमेंट है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है मलेरिया का ट्रीटमेंट। आप सभी लोग, अब अगर मलेरिया का केस आपकी लाइफ में आ पाएगा तो आप कॉन्फिडेंटली उसको प्रिस्क्राइब मेडिसिन कर पाएंगे और उसका ट्रीटमेंट भी कर पाएंगे। कैसे करना है? 4 स्टेजेस आप डायग्नोज कर लोगे उससे। अगर उसको प्रिवेंट, उसे बचाना है क्लिनिकल अटैक से, वो ऐसी जगह पे जाना चाह रहा है जहां पर उसे मलेरिया होने के चांसेस हैं, तो उसको मेरे को बचाना है। उसे मलेरिया है नहीं, वो बचना चाहता है अटैक ऑफ मलेरिया से, तो मैं उसे प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट दूंगा, प्रोफाइलैक्सिस वाला, बचाव वाला मैं उसे ट्रीटमेंट दूंगा। दूसरा, अगर किसी को क्या करना है, हो गया है मलेरिया, उसको हर 48 घंटे पे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो उसे मैं क्लिनिकल क्यूरेटिव वाला ट्रीटमेंट दूंगा। मतलब क्योर तो मैं उसको करूंगा, मैं ये कह रहा हूं आपसे, मैं उसे क्योर तो करूंगा, परंतु क्योर करने के साथ मेरा एम्फेसाइज मिलना ये होगा कि जो उसकी साइकिल चल रही है, जो इरिथ्रोसिटिक साइकिल है, मैं उसको स्टॉप कर सकूं। परंतु जिसे हुआ ही नहीं है उसे मैं ये वाली मेडिसिन नहीं दूंगा, उसे मैं ये मेडिसिन दूंगा जिससे स्पोरोजोइट का कन्वर्जन ही ना हो, किसमें? मीरोजोइट्स में। तो वो ट्रीटमेंट कहलाएगा मेरा प्रोफाइलेटिक। ठीक है। तीसरा, ऐसा पर्सन है जिसे मलेरिया हो गया है, डॉक्टर मैंने ये सुना है अगर अब मेरे को मच्छर ने भी नहीं काटा, सॉरी एनोफिलीज मॉस्किटो जो फीमेल मच्छरनी है उसने मुझे नहीं काटा, फिर भी मुझे मलेरिया हो जाएगा, इस चीज से मैं बचना चाहता हूं, तो आप जो अब ट्रीटमेंट देंगे उसे हम रेडिकल क्यूरेटिव ट्रीटमेंट बोलते हैं। और लास्ट, टू कट डाउन द ह्यूमन टू मॉस्किटो ट्रांसमिशन। अब ये जो सही हो गया है मलेरिया से, ये दोबारा किसी को मलेरिया ना पहुंचा पाए, इस साइकिल को रोकने के लिए जो हम ट्रीटमेंट देते हैं उसे बोलते हैं गैमेटोसिडल। इस तरीके से ये हमारा ट्रीटमेंट 4 प्रकार का होता है, आप सभी लोग ये ध्यान में रखेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। अब इसमें से जो आपके 3 बातें अभी मैंने आपको ऊपर बताई, जो 3 तरीके की हम बात कर रहे हैं, कौन से 3 तरीके की सर? पहला प्रोफाइलैक्सिस, दूसरा
आपका रिलैप्स को रोकने के लिए, और तीसरा गैमिटोसिडल, गैमिट्स को किल करने के लिए। फॉर फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, जो 4 ट्रीटमेंट का मैंने आपको क्लासिफाई किया, 4 तरीके से करते हैं। प्रोफाइलैक्सिस फर्स्ट वन, थर्ड आपका रिलैप्स रोकने के लिए, और चौथा आपका गैमिट्स को किल करने के लिए वी हैव अ ड्रग। हमारे पास एक बहुत अच्छी ड्रग है प्राइमाक्यून। आप किसे इसका आप कौन सी ड्रग इस तीनों केसेस में देंगे? वो है प्राइमाक्यून। आउट ऑफ 4 स्टेजेस इट वर्क ऑन 3 स्टेज, ये तीनों स्टेज पे काम करती है, मतलब प्री इरिथ्रोसाइटिक पे, एक्सो इरिथ्रोसाइटिक पे और गैमेटोगोनी पे, इन तीनों पे ये काम करती है। तो इन केसेस में हमें कौन सी ड्रग देनी होती है? प्राइमाक्यून देनी होती है। कितनी सिंगल डोजेज रिक्वायर्ड होती है, उसमें ये कवर हो जाता है। अब आता है सर, अगर रिलैप्स वाली कंडीशन बात करें, जो रिलैप्स है वो किस में नहीं हो रहा था? फैल्सीपेरम में नहीं होता, बाकी सब में ये रिलैप्स होता है। तो ये बात अब मैंने प्राइमाक्यून के बारे में क्या क्या जानी उसका एक बार मैं आपको रिवीजन कराता हूँ। जो प्राइमाक्यून है वो किल गैमिट्स को किल कर देती है, सारे स्पीसीज के। कोई भी स्पीसीज हो, गैमिट्स तो सब में बनेंगे, और ये सारे गैमिट्स, सारे स्पीसीज के गैमिट्स को किल कर देती है। सिंगल डोज ओनली इज रिक्वायर्ड, गैमिट्स को किल करने के लिए केवल इसकी सिंगल डोज ही आपके लिए सफिशिएंट है। अब अगर मैं बात करूंगा कि अगर फैल्सीपेरम था, अगर आपने डायग्नोसिस में पता किया फैल्सीपेरम वाला, इसमें इन्फेक्शन हुआ है मलेरिया का, तो बताओ फैल्सीपेरम में क्या रिलैप्स होता है? बताओ आप लोग। नहीं 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 होता है। बॉस। तो मतलब उसमें मेरे को हिप्नोजॉइड को तो खत्म करना ही नहीं है, मुझे वहां केवल प्रोफाइलैक्सिस के बेसिस पे और गैमीट्स को किल करने के लिए देना है, तो मैं केवल सिंगल डोज दूंगा उसे। ओनली 1 डोज इज गिवन फॉर फैल्सीपेरम के लिए। ठीक है सर, आगे की बात हम देखते हैं, आगे क्या आता है। आगे मेरी वाइवेक्स स्पीसीज, इंडिया में 2 ही मेनली पाए जाते हैं, वाइवेक्स और फैल्सीपेरम। अब मेरे को वाइवेक्स के केस में हिप्नोजॉइड्स को किल करना है, गैमिट्स को तो करना ही करना है, प्रोफाइलैक्सिस भी करना है, मेरे को क्या करना है उसके केस में हिप्नोजॉइड्स को किल करना है। तो आपको क्या करना है, ये ट्रीटमेंट जो आप सिंगल डोज दे रहे थे केवल ओडी एक बार, अब यही प्राइमाक्यून आपको 14 डेज के लिए देनी होती है। तो 14 दिन के लिए हम किस में देंगे? वेरी फनी माई ओवल। अगर इनमें से फैल्सीपेरम के अलावा किसी से भी इंफेक्शन हुआ है तो आपको प्राइमाक्यून 14 डेज के लिए देनी होती है। फैल्सीपेरम के केस में केवल एक दिन एक डोज दी जाती है। इतनी बात सभी को क्लियर है? जी बॉस। ठीक है, अब आता है इसका थोड़ा फार्मा का पार्ट। फार्मा में हम क्या देखते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, ये कहाँ पर कॉन्ट्रा इंडिकेशन होती है, इसका एक्शन ऑफ मैकेनिज्म कैसे होता है, तो हम देखेंगे इसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। अब साइड इफेक्ट ये नहीं है खाते ही साइड इफेक्ट आ जाते हैं, साइड इफेक्ट 2 ही कंडीशन में आते हैं इन ड्रग्स के। जब आप इसे बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज करते हो, मान लो आपने इसे 1 साल तक चला दिया है ना, या फिर आपने ओवरडोज में चला दिया, आपको देना है एक बार, आपने चला दिया टीडीएस में, देन इसके साइड इफेक्ट जो भी ड्रग होती हैं उनके साइड इफेक्ट शो करते हैं। क्या साइड इफेक्ट होते हैं? ये जो ड्रग है प्राइमाक्यून, ये क्या कर देती है? हीमोडायलिसिस कर देती है, हीमोडायलिसिस नहीं सॉरी हीमोलाइसिस कर देती है। तो क्या करते हैं इसके साइड इफेक्ट में आपको याद रखना है, बस प्राइमाक्यून का साइड इफेक्ट एक लाइन में याद रखिएगा, हीमोलाइसिस करती है इन G6PD डेफिशिएंसी। अब G6PD डेफिशिएंसी क्या है? ये एक एंजाइम होता है जो आरबीसी को प्रोटेक्ट करके रखता है, उसका ऑक्सीडेशन, उसके टूटने से रोकने से बचा के रखता है। बस एक ही साइड इफेक्ट है, जिसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है उसके अंदर ये साइड इफेक्ट करेगा, बहुत सारी आपकी आरबीसी को तोड़ देगा, तो हीमोलाइसिस कर देता है। अब किस किस में हो सकता है? ऐसा पेशेंट जिसके अंदर पहले से G6PD की डेफिशिएंसी है, दूसरा जो प्रेग्नेंट है, मतलब अभी बेबी के अंदर ये बना ही नहीं है, जब फीटस होता है उसके अंदर ये बनता नहीं है, तो प्रेगनेंसी में आपको कभी भी प्राइमाक्यून नहीं देनी है। इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और इन्फेंट्स में भी नहीं देते, लेस देन 1
ईयर, क्योंकि 1 साल के बाद ये बॉडी में इसका एंजाइम का सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है। तो केवल एक बात याद रखिएगा, G6PD की डेफिशिएंसी में हम प्राइमाक्यून नहीं देंगे। और ये डेफिशिएंसी कब कब हो सकती है? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, 1 साल से कम में, और ऑटोमेटिकली यहाँ ये ऑटो इम्यून डिसीज है, जिसको जेनेटिक डिसीज है मैं ये कह सकता हूँ, जिसमें ये बन ही नहीं रहा है जन्म से ही, जेनेटिकली डिसऑर्डर है फेज से। तो उन केसेस में ये हमें प्राइमाक्यून नहीं देनी है, ये बात ध्यान रखिएगा। मतलब मैंने ट्रीटमेंट कितना बड़ा खत्म कर दिया, 4 स्टेजेस में से मेरे पास समझ में आ गया कि 3 जो स्टेजेस हैं उनको रोकने की केवल एक दवा मुझे देनी है, वाइवेक्स और ओवेल, और मलेरी में मुझे 14 दिन तक चलानी है, सिंगल डोज ओडी फॉर 14 डेज देते हैं। जबकि जो प्राइमाक्यून है वो फैल्सीपेरम में हमें कितने दिन चलानी होती है, बताइए आप लोग? फैल्सीपेरम में 14 डेज के लिए फैल्सीपेरम में पूछ रहा हूं मैं। सिंगल डोज। हाँ, सिंगल डोज देंगे, क्योंकि सिर्फ गैमीट्स को किल करना है, वहां रिलैप्स नहीं होता। क्यों अननेसेसरी पेशेंट को जबरदस्ती मेडिसिन खिलाना? तो आप सभी लोग ये ध्यान रखिएगा, चिकित्सक को ये ध्यान रखना होता है कि मेडिसिन जबरदस्ती हमें किसी को भी नहीं देनी है। अब हमारी लास्ट एक स्टेज बचती है, जो हमारी क्लिनिकल स्टेज है, जिसे मैं क्लिनिकल स्टेज भी बोल सकता हूँ, जो कौन सी है? इरिथ्रोसाइटिक। ये S/E और C/I का क्या मतलब है? क्या पूछ रहे हो जो आप? आप लिखे हैं इसमें जो S/E है ना, हेमोलाइसिस, तो मैं ये पूछ रही थी कि S/E का क्या मतलब है, इसका क्या मतलब? आपने बहुत अच्छा पूछा कि ये C/I क्या है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन। SE क्या है? साइड इफेक्ट। CF क्या होता है? क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब समझ में आया। CI का मतलब क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन। SE का मतलब क्या है? साइड इफेक्ट्स है। तो ये टर्मिनोलॉजी आपको मेडिकल फील्ड्स में दिखेगी। जैसे आपने एक सिंबल देखा होगा, ये हैशटैग का एक सिंबल बना देते हैं पर्चे पे, ये फ्रैक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमें पता होनी चाहिए। आप कभी भी पहली बार जाते हैं OPD में पर्चा लेके, तो वहाँ C/O लिख देते हैं। ये क्या होता है? चीफ कंप्लेंट। जो पेशेंट अपनी भाषा में जिस ऑर्डर में बताता है, हमें वो मेंशन करनी होती है। तो इस तरीके से ये कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको और हमको आनी चाहिए। अब क्लियर है? CI का मतलब जी है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, SE का मतलब साइड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। आई होप अब क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को लास्ट एक ट्रीटमेंट सीखना है कि मेरी जो इरिथ्रोसिटिक वाली साइकिल है, जिसकी वजह से क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, इसे मुझे रोकना है, इस साइकिल को मुझे खत्म करना है। तो इसके लिए हमारे पास इरिथ्रोसिटिक स्टेज पे जो ड्रग एक्ट करती हैं, इट इज ऑफ 2 टाइप, फास्ट एक्टिंग ड्रग एंड स्लो एक्टिंग ड्रग। हमारे पास 2 तरीके की ड्रग होती हैं, एक फास्ट एक्टिंग होती हैं और एक स्लो एक्टिंग ड्रग होती हैं। सर डिफरेंस है? हाँ, जो फास्ट एक्टिंग है वो जल्दी जाके काम करेगी, जो स्लो एक्टिंग है वो धीरे काम करती है। ठीक है सर, अब हमें याद कैसे होंगी? तो जो बीमारी है वो कौन कर रहा है? मच्छर कर रहा है। तो हमें याद रखना है, जो फास्ट एक्टिंग ड्रग है उसकी ट्रिक होती है मच्छर, MACHAR। इसी के साथ हमें ये जो फास्ट एक्टिंग ड्रग है ये याद होनी चाहिए। देखो, प्राइमाक्यून से काम नहीं चलेगा। आपके पास मोस्टली जो आपके क्लिनिक पे पेशेंट आएगा वो क्लिनिकल फीचर्स को ही लेके आएगा। ठीक है, तो आपको कैसे याद करनी है? फास्ट एक्टिंग एंड स्लो एक्टिंग ड्रग। स्लो एक्टिंग हमारी 5 होती हैं और फास्ट एक्टिंग हमारी मच्छर ट्रिक से याद करनी है 6 होती हैं। कौन सी 6 होती हैं अगर हमें ये याद करना होगा? तो जैसा मैंने अभी बताया, MACHAR, मच्छर। मच्छर से M से क्या होता है? मैफ्लोक्विन। A से क्या है? एटोवाक्यून। C से क्या है? क्लोरोक्विन। S से आपका हेलोफेंट्रिन, ल्यूमीफेंट्रिन। A से क्या है? आर्टिमिसरिन। आर्टिमिसरिन और मच्छर, R से मतलब रेस्क्यू, Q से आपको क्यूनीन याद रखना है।
2021 बैच में आया हुआ क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में एंटी मलेरियल ड्रग, फिर से आपके में भी आ सकता है। तो आपको ये चार्ट बना के आना है कि एरिथ्रोसाइटिक को रोकने के लिए 2 तरीके की ड्रग है, एक फास्ट एक्टिंग, एक स्लो एक्टिंग। हो सकता है पहली बार पढ़ने में आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मैं डेली आपको मच्छर से याद कराऊंगा। आपके पास 6 ड्रग है, मेफ्लोक्विन, एटोवाक्विन, क्लोरोक्विन, हेलोफेंट्रिन, उसी का एक भाई ल्यूमीफेंट्रिन, आर्टिमिसरिन और रेस्क्यू मतलब क्यूनिन। इसमें से भी अगर आपको ध्यान रखना है, इतनी से में भी मैं इतना हेडेक नहीं लेना चाहता बॉस, मुझे इतना याद नहीं रखना, कोई बात नहीं, आपके लिए मैं और कम कर देता हूं। आपको बस 2 ड्रग याद रखनी है, इसमें भी कौन सी, एक आप आर्टिमिसरिन के बारे में ध्यान रखिएगा, ड्रग ऑफ चॉइस एसीटी। आप बुक देखोगे जो भी आपकी क्लिनिकल की है, वहां केवल 2 लाइन में ट्रीटमेंट देके खत्म कर देते हैं, एसीटी लिख देते हैं। तो वो क्या होती है, आर्टिमिसरिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। सब बताऊंगा, घबराना नहीं है। तो एसीटी है जो हमारी, आर्टिमिसरिन क्या है सब बताऊंगा मैं आपको। ये जो थेरेपी है जो आपकी आर्टिमिसरिन वाली, वो आपको कब देनी होती है, फैल्सीपेरम के केस में ड्रग ऑफ चॉइस है। सर आप हमेशा 2 की ही बात क्यों करते हो, फैल्सीपेरम और वाइवेक्स? क्योंकि हमारे इंडिया में ये 2 ही पाया जाता है। और जो आपकी क्लोरोक्यूनिन है, इट इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वाइवेक्स। अगर आपके पास पेशेंट की डायग्नोसिस बनी है कि ये वाइवेक्स से आपका पेशेंट इन्फेक्टेड है, तो आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस होती है क्लोरोक्विन। और अगर फैल्सीपेरम से होता है तो उधर हम आर्टिमिसरिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं, जो आपके लिए फैल्सीपेरम में बहुत ही मददगार रहती है। तो इसी के साथ अब हम इन ड्रग को देखेंगे, इनके साथ हमारा ये पूरा जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट होगा। इसके बाद में फिर आपको प्रोफाइल एक्सिस के बारे में और बताऊंगा। तो इस लेक्चर में आपका मैंने फार्मा भी, अभी मैं आपको डोज भी बताऊंगा कि कौन सी टेबलेट कितनी डोज में कितनी डे तक आपको चलानी है। ठीक है सर, अब मेरे समझ में आ गया कि इरिथ्रोसाइटिक को रोकने के लिए मुझे फास्ट एक्टिंग और स्लो एक्टिंग मेडिसिन मेरे पास अवेलेबल है। स्लो एक्टिंग में कौन सी होती है, सल्फाडॉक्सिन, पायरामेथामिन, ये हमेशा कॉम्बिनेशन में चलाई जाती है। सल्फाडॉक्सिन, पायरीमेथामिन, नए नए नाम है, डेली मिलेंगे आप और हम इनसे याद हो जाएंगे। प्रोग्यूनिल, डॉक्सीसाइक्लिन एंटीबायोटिक्स, क्लिंडामाइसिन, ये हम स्लो एक्टिंग जो है इनको हम यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके उठाऊंगा। सबसे पहले हम मेफ्लोक्विन के बारे में जानेंगे, देन हम क्लोरोक्विन के बारे में देखेंगे, फिर हमारा मेन उद्देश्य आर्टिमिसरिन देखना होगा, फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, क्यूनिन के बारे में। शुरू करते हैं सबसे पहले मेफ्लोक्विन के बारे में। मेफ्लोक्विन के बारे में क्या है, ये लॉन्ग एक्टिंग है। फास्ट एक्टिंग के साथ मैं कहना चाह रहा हूँ लॉन्ग, मतलब इसका प्रभाव बहुत लंबे समय तक होता है, परंतु इसके साथ एक प्रॉब्लम है। इसका साइड इफेक्ट क्या है, ये न्यूरोसाइकेटिक प्रॉब्लम करती है। सर न्यूरोसाइकेटिक प्रॉब्लम से क्या मतलब है हमारा, जब कोई पेशेंट डिप्रेशन में है, किसी को न्यूरो से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उस केस में हम इसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, वहां हम इसे प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए ये हमारी थोड़ी लिमिटेशन में आ जाता है। कौन सा, मेफ्लोक्विन। अगर आपका पेशेंट बिल्कुल हेल्दी है, उसे दिमाग से संबंधित कोई विकार नहीं है, तो आप उसे ये दे सकते हैं। लंबे समय तक नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या करती है, न्यूरोसाइकेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करती है। ठीक है, अब मेरे पास आती है मेरी वन ऑफ द बेस्ट ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वाइवेक्स, क्या है, क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन ध्यान रखिएगा, और आर्टिमिसरिन, यही मोस्टली आपके क्लिनिक पे चलाई जाती है, और यही आपका अकॉर्डिंग टू, जैसे कि अपने प्रोग्राम है जो अपना नेशनल इंडिया है, उसमें जो गाइडलाइन है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या ट्रीटमेंट देना होता है और कितने दिनों तक देना होता है, सब अभी आएगा। तो क्लोरोक्विन क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है। सर क्यों बोल रहे हैं ऐसे में ड्रग ऑफ चॉइस, क्योंकि ये सेफ है। आप इसे प्रेगनेंसी में दे सकते हो, आप इसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हो, आप इसे इन्फेंट को दे सकते हो, आप इसे एडल्ट को दे सकते हो, सभी को आप क्लोरोक्विन दे सकते हैं। तो इसलिए ये मेरी ड्रग ऑफ चॉइस है। किसके केस में है ये ड्रग ऑफ चॉइस, हमारी किस केस में है,
फॉर वाइवेक्स के केस में। मैं फिर से बताता जा रहा हूँ, याद करो, आर्टीमिसरिन जो बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी में बताऊंगा वो फेल्सीपेरम के लिए है, क्लोरोक्विन वाइवेक्स के लिए है। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसके साइड इफेक्ट। साइड इफेक्ट मतलब ऐसी क्या होंगे साइड इफेक्ट, एक ट्रिक से याद करेंगे हम। क्या ट्रिक है? रूप, कोई रूप है, पर्सन है, रूप डिप्रेस माई हार्ट, इस तरीके से हम इसके साइड इफेक्ट इसके याद करेंगे। और हम क्या याद करेंगे? क्लोरोक्विनीन को हम और कहाँ कहाँ यूज करते हैं। केवल मेरे को ये नहीं जानना कि ये मलेरिया ही में यूज कर ली, कोई और कहाँ कहाँ मैं इसको यूज करता हूँ। तो इसकी और भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ पे हम इसे यूज करते हैं। मान लीजिए कोई रूमेटॉइड अर्थराइटिस का पेशेंट है, उसमें भी हम क्लोरोक्विन देते हैं। आपने देखा, आपने पढ़ा, आप बस मलेरिया मलेरिया जानते हो, आप पूछोगे कि क्या आपको मलेरिया है, वो कहेगा नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये और कहाँ कहाँ आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो क्लोरोक्विन को, तो हम ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले ये याद रखना है, इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर वाइवेक्स। दूसरी बात, साइड इफेक्ट आपको याद रखने हैं। जैसा मैंने बताया, साइड इफेक्ट ये नहीं खाते ही हो जाएंगे। जब आप लंबे समय तक इस ड्रग को चला देते हो या ओवरडोज में चला देंगे तो इसके ये साइड इफेक्ट हो जाते हैं। कौन से साइड इफेक्ट हो जाते हैं? रूप ड्रेस माई हार्ट, रूप में आर से रैशेज उत्पन्न हो जाते हैं। ऑटोटॉक्सिक, ऑटो मतलब ईयर, डीफनेस, बहरापन कर सकती है। ऑक्यूलोटॉक्सिक, रेटिना को इन्फेक्ट कर सकती है, रेटिनोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मायोकार्डियल डिप्रेशन मतलब एमआई, आपके हार्ट को भी जाके ये अफेक्ट कर सकती है। और हाइपोटेंशन, ये इसके क्या होते हैं? साइड इफेक्ट होते हैं। तो इस ट्रिक से हम सभी याद रखेंगे। क्या इसके साइड इफेक्ट है? रूप ड्रेस माई हार्ट। ठीक है, किसी को ज्यादा लग रहा हो तो आप ये पोर्शन स्किप कर देना, जरूरी नहीं है कि आप सभी लोग सभी कुछ जानो। तो बस आप ट्रीटमेंट करना सीख रहे हो, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में वैद्यों का बहुत अच्छा क्लासिफिकेशन है, अभी हम पढ़ के आए हैं। तो आप किस लेवल के वैद्य बन रहे हैं, आप किस लेवल के चिकित्सक हैं, तो उस बेसिस पे हमें अपना अध्ययन और अध्यापन का एक क्राइटेरिया डिसाइड हो जाता है। अगला आता है यूज ऑफ क्लोरोक्विन। आप क्लोरोक्विन को कहाँ कहाँ यूज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो इसकी ट्रिक होती है, सभी लोग इसी से याद करते हैं, रेड लिप महात्मा गांधी। किसके रेड लिप है? महात्मा गांधी के। तो RED, रेड लिप ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा से एम से तो मलेरिया में मैं कर ही रहा हूं। गांधी का मतलब होता है जियार्डियासिस, इंटेस्टाइनल एक प्रॉब्लम है, उसमें हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, आर से सर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ई से क्या है? एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। ये क्या हुआ एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस का मतलब? कोई बताएगा मुझे एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस से क्या समझते हो आप लोग? किसी को पता है आप में से? बॉस एंड अमीबा हिस्टोलिटिका कांड होता है इसमें। बिल्कुल, देखिए, एक्स्ट्रा का मतलब होता है अदर देन द साइट। जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है वो इंटेस्टाइन में जाके आपको क्या करता है? अमीबियासिस करता है। परंतु ये फिक्स नहीं है कि वो हमेशा इंटेस्टाइन में, वो कभी कभार आपके लिवर में जाके बैठ जाता है, हिपेटिक अमीबियासिस करता है, तो उसको मैं बोलता हूं एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस। ऑर्गेनिज्म एक ही है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। वो अमीबियासिस भी मैं आपको इस सीरीज में पढ़ाऊंगा, तब वहां पे मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा। तो जब आपका अमीबियासिस हिपेटिक अमीबियासिस है या फिर एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस है, तब हम इसको क्लोरोक्विन को देते हैं। अच्छा सर, एक बात बताइए, जब ये इंटेस्टाइन से आपका जियार्डियासिस में, तो आपका इंटेस्टाइन में लेवल पे ऑर्गेनिज्म है और आपको इन्फेक्ट किया है, तो वहां उसे मार पा रहा है, परंतु इसमें क्यों नहीं कर पा रहा है ना? आपको ये पूछना चाहिए। तो इसका ये एक क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है कि जो जियार्डियासिस में जो ऑर्गेनिज्म है, पैथोजेंस है, वो कहाँ बैठा होता है? अपर, इस अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन के।
ठीक है। और जो आपका एंट अमीबा हिस्टोलिटिका होता है वो कॉलन में जाके बैठा होता है, तो कॉलन तक ये ड्रग नहीं पहुंच पाती, इसका एब्जॉर्प्शन ऊपर ही ऊपर हो जाता है, ड्यूडेनम और जेजुनम में इसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इसलिए हम इसको क्लोरोक्वीन को इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में नहीं यूज कर सकते। इस क्लोरोक्वीन को मैं जियार्डियासिस में तो यूज कर सकता हूं, क्योंकि जियार्डियासिस का जो पैथोजन है वो अपर जीआई में बैठा हुआ है, परंतु अगर इंटेस्टाइनल अमीबियासिस हुआ है वहां आप क्लोरोक्वीन देते रहना, वो एब्जॉर्ब ही नहीं होगी कॉलन में जाके और इफेक्टिव ही नहीं होगी। इसलिए क्लोरोक्वीन आप एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में देते हैं। फिर RED से क्या है, DLE डिस्कॉइड ल्यूपस इरिथमेटोसिस क्या है, इट इज अ टाइप ऑफ स्किन डिजीज। ये एक स्किन की डिजीज है जिसमें कॉइन शेप्ड चकत्ते पड़ जाते हैं, जलने जैसे स्ट्रक्चर हो जाते हैं, आप डालेंगे नेट पे मिलेगा, तो वहां पे भी हम क्लोरोक्वीन चलाते हैं। लेप्रा रिएक्शन क्या होता है, लेप्रोसी में दो टाइप की रिएक्शन आती है, लेप्रा 1 लेप्रा 2। लेप्रोसी भी हम पढ़ेंगे इस इन्फेक्टिशियस सीरीज के अंदर। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस तो लेप्रा की आपकी स्टेरॉइड होती है, आपको ध्यान रखना है, परंतु हम उसके साथ इधर क्लोरोक्वीन भी चला सकते हैं। फिर आता है LIP, आई से क्या है, इन्फेक्टिशियस मोनोन्यूक्लियोसिस में, पी से क्या है, फोटोटॉक्सिक में। फोटोटॉक्सिक क्या होता है, आपने देखा है बहुत सारी मेडिसिन खाने के बाद आप जरा देखना था यूजेस ऑफ क्लोरोक्वीन की, क्लोरोक्वीन को हम और कहाँ अदर देन मलेरिया में हम कहाँ यूज कर लेते हैं, तो इतनी सारी जगह पे हम इसको यूज करते हैं अदर देन मलेरिया। किस किस जगह पे, रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबियासिस में, डिस्कॉइड ल्यूपस इरिथमेटोसिस, जैसा मैंने आपको बताया, लेप्रा रिएक्शन, इन्फेक्टिशियस मोनोन्यूक्लियोसिस, ये क्या है, वायरल इन्फेक्शन होता है जिसे हम किसिंग डिजीज भी बोल देते हैं, जो क्या होता है सलाइवा के थ्रू फैलता है, तो उसमें भी हम क्लोरोक्वीन चलाते हैं। फोटोजेनिक रिएक्शंस, फोटोजेनिक रिएक्शंस क्या है, जैसी ऐसी डिजीज होती है, ऐसी कोई मेडिसिन जब आप खा लेते हो, जब आपके पूरे धूप में जाने से रैसेस हो जाते हैं, तो उनसे बचाने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं क्लोरोक्वीन को। मलेरिया में तो हम कर ही रहे हैं, इसके साथ हम इसे जियार्डियासिस में भी यूज करते हैं। तो ये सारे हमें इसके यूज याद रखने हैं। हमने इसका देखा ड्रग ऑफ चॉइस है, कहाँ इसे यूज नहीं करना है हमने ये देखा, रूट डिप्रेस माई हर्ट, ये आप याद रखिएगा तो आपको अच्छे से याद रहेगा। अगला आप देखते हैं, अगली हमारी ड्रग है, अभी हमने आपको बताया दो हमें याद रखना है, वाइवेक्स के लिए क्लोरोक्वीन है। क्लोरोक्वीन की तीन बात है, ड्रग ऑफ चॉइस, साइड इफेक्ट, अदर देन यूज मलेरिया, तो उसकी मैंने आपको ट्रिक सिखा दी। अब आता है अल्टीमिस्ट्रिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस है, पूरा मैं आपको बताऊंगा कहाँ से मिलता है, कैसे यूज करना होता है, क्या क्या है इसके बारे में पूरी कहानी अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अब तीसरी ड्रग हमने जो देखी है वो हमारी आती है आर्टिमिस्रिन। आर्टिमिस्रिन क्या है, ऑब्टेन फ्रॉम चाइना, इसे कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, चाइना से। इसे चाइना से एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं सिंग हु सू, इसका जो नाम है इसे QUING लिखा है, पर इसे क्विंग ना पढ़ के चिंग हाउ सू बोलते हैं, ठीक है, ये चाइना की लैंग्वेज है, यही इसका प्रोनाउंसिएशन आप नेट पे भी देखिएगा। चिंग हाउ सू नाम का प्लांट है, उससे हम इसे आर्टिमिस्रिन को ऑब्टेन करते हैं। ये दो फॉर्म में मिलता है, कौन सा, आर्टिसुनेट, और दूसरा आपका कौन सा होता है, आर्टिमीथर, आर्टिसुनेट आर्टिमीथर, और भी है आर्टी ईथर, पर हमें यहाँ मलेरिया के प्रोस्पेक्ट से दो याद रखने हैं, आर्टिमिस्रिन, आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर, आर्टिसुनेट आर्टिमीथर। क्या इसकी खासियत है, दीज आर फास्ट एक्टिंग एंटी मलेरियल ड्रग है, सबसे फास्ट एक्ट करती है, ये एक इसकी बेनिफिट है। दूसरा, मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस, बहुत सारी जो आपकी इतनी सारी आपने देखी फास्ट एक्टिंग जो ड्रग है, स्लो एक्टिंग ड्रग है, जो मलेरिया पैरासाइट है उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है इन ड्रग के साथ। क्यूनिन के साथ तो बहुत सारा रेजिस्टेंस डेवलप है, वो इफेक्टिव भी नहीं होती है, तब आप क्या करोगे, तब आप क्या करते हो, आर्टिमिस्रिन आप यूज करेंगे। तो ये क्या है, MDR इफेक्टिव है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस के अगेंस्ट में भी ये इफेक्टिव है, परंतु प्रॉब्लम तो एक ही है,
चाइना का माल है, चलेगा तो चांद तक वरना रात तक, ये इसकी बात है। तो क्या है, ये बहुत शॉर्ट एक्टिंग के लिए है, कुछ पल दो पल का मेहमान है। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, आपको ये कहना चाह रहा हूँ, कोई पेशेंट था, उसका ये ब्लड था, उसके ब्लड में मान लीजिए 1000 क्या है, मीरोजॉइट्स हैं, और जो क्या कर रहे हैं, लगातार आरबीसी को नई को इम्पैक्ट करके रप्चर कर रहे हैं। आपने आर्टिमिसनिन दिया, वो क्या करेगा, ये 99 999 को 999 को किल कर देगा जाके। इतना पावरफुल है, इतना फास्ट एक्टिंग है। पर कुछ क्षण के लिए एक तो बच ही जाएगा, क्योंकि शॉर्ट एक्टिंग है, पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। कुछ दिन बाद ये एक दोबारा मल्टीप्लाई करेगा, फिर से 1000 मीरोजॉइट्स बन जाएंगे, फिर से पेशेंट को क्या आएगा, फिर से फीवर आएगा, फिर से ये सारे सिम्टम्स आने लगेंगे। तो जब इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट होता है और दोबारा पेशेंट को फीचर्स दिखने लगते हैं, उसके लिए एक वर्ड होता है जिसे हम रिक्रूडेंस बोलते हैं। एक रिलैप्स होता है, एक रिक्रूडेंस होता है। रिक्रूडेंस का मतलब ये होता है इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट। जब आपने ट्रीटमेंट कंप्लीटली उसे क्योर नहीं किया, तब वो अगर पेशेंट दोबारा बीमार हो रहा है तो उसे रिक्रूडेंस बोलते हैं। जब आपने अच्छे से वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट दिया, परंतु वो कोई डोरमेंट स्टेज में गया और कभी इम्यूनिटी वीक हुई, तब वो माइक्रो पैथोजन दोबारा एक्टिव होके जब आपको डिजीज करेगा, साल 2 साल, जब भी इम्यूनिटी वीक होगी, तो उसे हम रिलैप्स कहते हैं। तो आप सभी लोग ये 2 टर्म याद रखिएगा, रिक्रूडेंस, रिक्रूडेंस। ये कब हम यूज करते हैं, फॉर इनकम्प्लीट ट्रीटमेंट के लिए। तो यही केस आर्टिमिसनिन के साथ हो रहा था। रिक्रूडेंस बहुत ज्यादा इसमें पाया गया क्योंकि ये शॉर्ट एक्टिंग है। तो फिर आपने और हमने क्या दिमाग चलाया, क्या दिमाग चलाते हैं कि ठीक है, ये थोड़ा शॉर्ट एक्टिंग है, कुछ रह जाते हैं, तो इसके साथ क्यों ना हम एक ड्रग को ऐड कर दें। हमारे पास तो 2 तरीके की ड्रग है, एक लॉन्ग एक्टिंग, एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। तो आर्टिमिसनिन के साथ आपने एक लॉन्ग एक्टिंग ड्रग जोड़ दी। आपने जो भी ऊपर हम ड्रग पढ़ के आए थे, उनमें से कोई भी एक ड्रग इसके साथ जब हम जोड़ देते हैं आर्टिमिसनिन के साथ, तो हमारे पास जो बनती है ड्रग, उसे बोलते हैं इस कॉम्बिनेशन को, किस कॉम्बिनेशन को, आर्टिमिसनिन प्लस लॉन्ग एक्टिंग ड्रग, जो लंबे समय तक काम करेगी। अगर ऐसी हम ड्रग इसके संग जोड़ देते हैं तो ये जो अब कॉम्बिनेशन बनता है दोस्तों, इसी को बोल देता हूं ACT, आर्टिमिसनिन बेस्ड थेरेपी। इसे हम बोलते हैं ACT। शुरू से मैं आपसे कहता आया हूं, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर फैल्सीपेरम आर्टिमिसनिन नहीं है, आर्टिमिसनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। आपने क्या किया, जो आपके ऊपर पास ड्रग थी, फास्ट एक्टिंग, सोलो एक्टिंग, उनमें से आपने कौन सी ली है, आपने उसमें से वो ड्रग ले लिया जो लॉन्ग एक्टिंग हो, लंबे समय तक जिसका प्रभाव होता हो, इसके साथ उसे जोड़ दिया। इससे मुझे फायदा ये मिला, जो 1% बैक उसमें पैथोजन रह जा रहा था, ये जो लॉन्ग एक्टिंग वाली जो प्रेजेंट रहेगी, वो उसको भी खत्म कर देगी, तो पेशेंट कंप्लीटली मेरा क्योर हो जाएगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन बनता है, इसे मैं बोल देता हूं ACT, आर्टिमिसनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी। ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर फैल्सीपेरम। ये सभी आप याद रखिएगा। आगे ये जो ACT है, कौन, ACT की मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से। ACT मतलब आर्टिमिसनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन, जो आपकी ये थेरेपी है, इसके बारे में आपको एक चीज याद रखनी है। क्या रखनी है, हमारे इंडिया में इसके 2 फॉर्म अवेलेबल हैं। इसके जो ACT है, उसके 2 कॉम्बिनेशन आपके इंडिया में क्या है, अवेलेबल है। कौन से 2 कॉम्बिनेशन है, आपसे पूछ सकता है, या आप मेडिसिन में ACT केवल लिख दोगे, ACT में भी कौन सा कॉम्बिनेशन आपको देना होगा। इंडिया में ओनली 2 कॉम्बिनेशन आप इधर यूज करते हैं। कौन सा, पहला कॉम्बिनेशन, फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज दिस, कौन सा है सर, आर्टिसुनेट, आर्टिमीथर 2 ही है मेरे पास, आर्टिमिसनिन। तो मैंने एक आर्टिसुनेट पकड़ा, प्लस उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया, सल्फाडॉक्सिन पायरीमीथामिन। किस लिए, ये शॉर्ट एक्टिंग है, ये लॉन्ग एक्टिंग है, दोनों कंबाइन होके मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे।
ठीक है, याद रखेंगे। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है ये ड्रग ऑफ चॉइस फाल्सीपेरम के लिए, और इसे में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप एज अ प्रैक्टिशनर बैठे होगे हर जगह आप इसको चला सकते हो ऑल ओवर द इंडिया। किस किस का? एसीटी का जो कॉम्बिनेशन थेरेपी है, ये जो आर्टिमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी है, इसमें आप आर्टिसुनेट, सल्फा और पायरिडॉक्सिन, सल्फा मतलब सल्फाडॉक्सिन, पायरीमेथामिन चलाएंगे। सर किस डोज में देते हैं? तो आपको याद रखना है डोज कितनी होती है इसकी। आर्टिसुनेट की 200 मिलीग्राम ओडी देते हैं फॉर 3 डेज के लिए, जबकि जो सल्फा और पायरीमेथामिन है, सल्फाडॉक्सिन है, सल्फाडॉक्सिन 1500 और पायरीमेथामिन 75 मिलीग्राम सिंगल डोज दी जाती है केवल 1 दिन के लिए। मतलब इतना सरल ट्रीटमेंट है मलेरिया का। हाँ, अगर आपके पास क्लिनिकल फीचर लेके आएगा तो आपको केवल 3 दिन की दवा देनी है, और आपको अलग अलग नहीं देना। आजकल मार्केट में क्या आ रहा है, इसका एक पूरा पत्ता बन के आता है जिसमें ये सारी ड्रग एक साथ बनी हुई होती हैं, तो उसको आप बहुत इजीली पेशेंट को भी प्रिस्क्राइब कर पाते हैं। तो क्या देना है आपको एसीटी में ऑल ओवर इंडिया में ड्रग ऑफ चॉइस के रूप में? आर्टिसुनेट, सल्फा प्लस पायरीमेथामिन। ठीक है। दूसरा, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, जो नॉर्थ ईस्ट वाला असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आपका फाल्सीपेरम है, इसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया है सल्फाडॉक्सिन और पायरीमेथामिन के लिए। जब आप अगर ऐसी जगह पे चले जाएंगे तो आप वहां पे क्या करोगे? दूसरा कॉम्बिनेशन उठा लोगे। अब आपने क्या ले लिया? हेलोफेंट्रिन का जो भाई था लूमीफेंट्रिन, आप उसे पकड़ लो। तो आर्टीमीथर के साथ आप क्या दे देते हो? लूमीफेंट्रिन। पर जिस जगह पे हम रह रहे हैं वहां पे एक ही ड्रग ऑफ चॉइस होती है, बस आप एसीटी लिखोगे आपको यही मिलेगा, आर्टिसुनेट और सल्फा और पायरी का कॉम्बिनेशन। ये आपको सिंगल डोज देना है सल्फा और पायरी वाला, केवल पहले दिन देते हैं, एक ही बार देते हैं। आर्टिसुनेट जो 200 मिलीग्राम है 3 दिन तक एज अ ओडी हम चलाते हैं। ये ट्रीटमेंट फाल्सीपेरम का हमें ध्यान रखना है। एक नोट पॉइंट आप सभी याद रखिएगा, ये जो एसीटी है, आर्टिमिसिन बेस्ड थेरेपी, कॉम्बिनेशन बेस्ड थेरेपी है, इसे हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन, फिर से सीआई का मतलब है कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। इसे मैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकता, बाकी सब जगह दे सकते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दे सकते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर दे देंगे तो फिर क्या होगा? प्रॉब्लम अराइज हो जाएगी। तो उसके लिए जो मेरे पास ड्रग आती है वो होती है क्यूनिन। मैंने आपको शुरू में ही बताया था हमें कौन सी पढ़नी है, क्लोरोक्यूनिन, आर्टिमिसिन। और अगली जो है वो क्यूनिन है। क्यूनिन कब देंगे? जब आप आर्टिमिसिन नहीं दे पा रहे हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर कोई वुमन है तो आप उधर एसीटी ना दे के आप क्या दोगे? वहां क्यूनिन दोगे। तो थोड़ा सा क्यूनिन के बारे में भी हम जान लेते हैं। क्यूनिन के बारे में क्या जानना है? ये कहाँ से पहले हमें ऑब्टेन्ड होती है? तो चिंचोना प्लांट होता है, तो चिंचोना की बार्क, ये छाल होती है जिसमें हम इसे यूज करते हैं। ये 2 आइसोमर के फॉर्म में होती है, एक लीवो एक डेक्स्ट्रो। जो लीवो होती है वो एंटी मलेरियल है, जबकि जो डेक्स्ट्रो है वो एंटी एरिथमिक है, एरिथमिया की कंडीशन में यूज करते हैं। इट इज सेफ इज फर्स्ट सेमेस्टर और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है, तो इसलिए जहां एसीटी आप नहीं दे पा रहे हो वहां पे हम क्यूनिन देते हैं। ठीक है। अब क्यूनिन के साइड इफेक्ट होते हैं, तो हमें इसके साइड इफेक्ट देखने हैं। क्या क्या साइड इफेक्ट है? तो इसका क्या है साइड इफेक्ट? सिनकोनिज्म। क्या करती है? अगर क्यूनिन को आप लंबे समय तक 7 दिन तक भी अगर आपने चला दिया तो इसके ये साइड इफेक्ट आ जाते हैं। बहुत ज्यादा हार्मफुल है और टॉक्सिक है क्यूनिन। तो आप क्या करोगे? सिनकोनिज्म इफेक्ट आपके पास आ जाएंगे। तो क्यूनिन को हम क्या करते हैं? कम समय तक चलाते हैं और इसके साथ क्लिंडामाइसिन और डॉक्सीसाइक्लिन देते हैं, तो ये 3 दिन के लिए रह जाती है। अभी सब बताऊंगा मैं आपको। तो इसके बस साइड इफेक्ट 3 होते हैं। क्या करता है ये? सिनकोनिज्म। सिनकोनिज्म मतलब चक्कर आने लगेंगे। चक्कर मतलब हेडेक। हेडेक आएगा तो बहरापन, मतलब कान को देखो जब गोल गोल सिर घूम रहा है। ब्लड विजन हो जाता है और वर्टाइगो की कंडीशन आती है। इस सब को हम सिनकोनिज्म बोलते हैं। चिंचोना प्लांट से मिल रहा है,
तो इसको हम सिंकोनिज्म याद रखेंगे। हाइपोग्लाइसेमिया कर देता है, ग्लूकोज का लेवल सडनली फॉल हो जाता है, तभी तो आपको चक्कर आने लगे हैं। क्यूटी सेगमेंट को बढ़ा देगा, मतलब एरिथमिया की कंडीशन क्रिएट कर देगा अगर इसको हम ज्यादा अमाउंट में ले लेंगे। डोज क्या रखते हैं इसकी, 600 मिलीग्राम टीडीएस में होती है फॉर 7 डोज के लिए, परंतु ये बहुत हैवी डोज हो जाती है, पेशेंट झेल नहीं पाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको 3 दिन के लिए कर देते हैं। और इसके साथ हमारे पास और भी तो ड्रग थी, कौन कौन सी, डॉक्सीसाइक्लिन सोलो एक्टिंग थी ना, वो इसके साथ ऐड कर देंगे, और क्लिंडामाइसिन। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अब मैं अगर पूरा ट्रीटमेंट आपके सामने एक बार मैं समराइज करना चाहूंगा, तो वो ये है, ये किसके अकॉर्डिंग है, NVBDCP। ये क्या है सर, ये नई टर्मिनोलॉजी जान लो, नेशनल वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम है, स्वस्थ भारत में भी आपके आएगा, ये इंडिया में लागू होता है। कैसे आप वेक्टर बोर्न डिसीज को कंट्रोल करोगे, ये गाइडलाइन है इंडियन गवर्नमेंट की, जिसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देना होता है। एक ही बार में ट्रीटमेंट याद रखिएगा। अगर वाइवेक्स है, इंडिया में केवल 2 ही मिलेंगे आप लोगों को, अगर वाइवेक्स है तो आपको क्या चलाना है, ड्रग ऑफ चॉइस क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन हमेशा देना है, प्लस प्राइमाक्यून। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा हूं, ध्यान से आप लोगों को देना है जवाब। एक पेशेंट है, इसको मलेरिया है, इसको अगर वाइवेक्स है तो आपने क्लोरोक्विन दी, इसके साथ प्राइमाक्यून भी आप दे रहे हो। पहले मुझे बताओ प्राइमाक्यून क्यों दी है, जल्दी से बताइए। रिलैप्स को रोकने के लिए और जो गैमेटोसाइकल कंडीशन है उसको रोकने के लिए। बहुत बढ़िया, जिसने भी बताया क्लैप फॉर हर। रिलैप्स को भी रोकना है, गैमेटोफाइट्स को भी मुझे वहां पे किल करना है। अगर यही केस मैं आपके सामने थोड़ा चेंज कर देता हूं, अगली स्लाइड पे आता, मान लो अब वो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से पर्सन इन्फेक्टेड है, फैल्सीपेरम से, तब आप उसको आर्टिमिसरिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी दोगे, क्या उसके साथ प्लस प्राइमाक्यून दोगे या नहीं दोगे, जल्दी से बताओ। नहीं बॉस, क्योंकि रिलैप्स ही नहीं हो। फिर यही गलती कर दी एमसीक्यू में भी, यही सिंगल डोज रिलैप्स देंगे, नहीं सिंगल डोज है। देंगे। हाँ, इसको मैं दूंगा और सिर्फ 1 दिन के लिए दूंगा। गैमिट्स को तो किल करोगे आप, कम्युनिटी के तो भला सोचोगे, पेशेंट तो नहीं खाएगा, कहेगा मैं क्यों कम्युनिटी का भला सोचूं, पर आपको सोचना है, दोगे और सिंगल डोज दोगे। हाँ, इतना कराने के बावजूद भी आप लोग गलत कर ही देते हो, कोई बात नहीं, गलती से ही सीखते हैं। याद रखना, प्राइमाक्यून फैल्सीपेरम में भी देंगे ओनली सिंगल डोज, वाइवेक्स में फॉर 14 डेज। तो ये ट्रीटमेंट डोज याद रखेंगे। जैसे ही आपके पास क्लिनिकल फीचर्स लेके आता है पेशेंट, 600 मिलीग्राम आप स्टैटिक तुरंत दे देते हो, ठीक है। अब जो टेबलेट है मार्केट में वो 150 मिलीग्राम की होती है अवेलेबल, तो मतलब 150 की आपको 4 टेबलेट उसे तुरंत खाने के लिए दे दोगे, तो 600 मिलीग्राम। फिर 300 मिलीग्राम अगले 8 घंटे में देते हैं, फिर दूसरे दिन 300 मिलीग्राम, फिर तीसरे दिन, केवल 3 दिन का ये ट्रीटमेंट है। क्लोरोक्विन फॉर 3 डेज आप चलाते हो इस पैटर्न में, अगले 14 दिन तक ये कंटिन्यू प्राइमाक्यून चलती रहती है। ये ट्रीटमेंट आप सभी लोग याद रखें, मतलब 10 गोली खिलानी है, बस इतना याद रखो, 10 गोली ये बन जाती है, आपको ये 10 टेबलेट्स देनी है। आगे अगर मैं कहूँ बात दूसरा इसकी, अगर फैल्सीपेरम है तो क्या करेंगे सर, फैल्सीपेरम में 2 केसेस हो सकते हैं, अगर पेशेंट अनकॉम्प्लिकेटेड है या कॉम्प्लिकेटेड है। ये 2 केस क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो एसीटी है ना, आप लोग याद रखिएगा, हमेशा ओरली हम दे सकते हैं, इसे कभी भी आईवी एडमिनिस्ट्रेट नहीं करते हैं, तो ऐसा अनकॉम्प्लिकेटेड मतलब वो गोली खा सकता है, तो आप क्या करोगे, एसीटी चलाओगे। अभी मैंने आपको बताया आर्टिमिसरिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी ओरल देंगे। और क्या करोगे, अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जहां एसीटी कॉन्ट्रा इंडिकेशन थी, तो वहां आप क्या करा दोगे, क्यूनिन को दे दोगे क्लिंडामाइसिन के साथ। क्लियर है। अगर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट है, ऐसा है अनकॉन्शियस है, बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन में, तो वहां पर जो हमने अभी पीछे देखा था आर्टिसुनेट, उसका आईवी इंजेक्शन देते हैं 24 आवर तक, और फिर उसके बाद जब वो रिकवर हो जाता है फिर दोबारा उसे एसीटी
दे देते हैं। ये गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट है, आपको और मुझको सभी को यही याद रखना है। आज की क्लास का लास्ट पॉइंट आता है प्रोफाइलैक्सिस। अब हमें बचाना है किसी को मलेरिया होने से। अब किस केस में, आप ऐसी जगह घूमने जा रहे हो जहां बहुत ज्यादा अफ्रीका में चांसेस है। आप अमेरिका में रह रहे हो, वहां बिल्कुल मलेरिया नहीं है, परंतु अफ्रीका में बहुत ज्यादा है। तो आप पेशेंट से पूछोगे कि आप कितने समय के लिए जा रहे हो, उसी बेसिस पे आपकी मेडिसिन होती है, एक शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म। अगर वो 6 वीक से कम के लिए जा रहा है तो उसे हम शॉर्ट टर्म मेडिसिन देते हैं, 6 वीक से ज्यादा के लिए जाता है तो उसे मैं लॉन्ग टर्म मेडिसिन दूंगा। ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए जाता है तो एज अ प्रोफाइलैक्सिस मैं उसे डॉक्सीसाइक्लिन देता हूं डेली खाने के लिए। जबकि अगर 6 वीक से ज्यादा है तो उसे हम मेफ्लोक्विन देते हैं वीकली। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है डॉक्सीसाइक्लिन डेली देते हैं, मेफ्लोक्विन वीकली देते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने का भी थोड़ा डिफरेंस है। जो आपका अगर शॉर्ट टर्म के लिए पेशेंट जा रहा, सॉरी इंडिविजुअल जा रहा है और वो बीमार नहीं होना चाहता तो 2 दिन पहले से हम इसे स्टार्ट करते हैं और 4 हफ्ते जब वो लौट के आ जाएगा तो लगातार 4 हफ्ते तक कंटिन्यू रखते हैं डेली डॉक्सीसाइक्लिन को। मेफ्लोक्विन क्या है, वीकली देते हैं, 2 हफ्ते पहले देते हैं और आने के 4 हफ्ते बाद तक देते हैं। ये इसकी पहला प्रोफाइलैक्सिस है मेडिसिनल बेसिस पे। दूसरा आप बचाव कैसे कर सकते हो, अगर मेरे को दूसरा प्रोफाइलैक्सिस कोई पूछेगा तो दूसरा होता है प्रिवेंट फ्रॉम वेक्टर। आप मॉस्किटो से उसको बचा के रखिए, ऐसा कंडीशन रखिए जहां पे मच्छर नहीं आ सके। मॉस्किटो नेट का यूज करने के लिए बताएंगे, ऑल आउट मॉर्टिन वगैरह वगैरह जो भी आप कर सकते हो वो सारी गाइडलाइन उसको बताएंगे। पानी ना भरा रहे, मच्छर उत्पन्न ना हो, ऐसी कंडीशन जिससे आप उसे उस मॉस्किटो को संपर्क में आने से रोक सके। ये दूसरा प्रोफाइलैक्सिस। तीसरा आप क्या दे सकते हो, उसे वैक्सीन दे सकते हैं। क्या सर इसके लिए कोई वैक्सीन है, अभी ट्रायल फेज में इसके लिए वैक्सीन है, 3rd ट्रायल में चल रही है। अभी प्रेजेंट में कोई ऐसी नहीं है अप्रूव्ड मार्केट में इन इंडिया जो आप इसके लिए दे सके। ट्रायल में चल रही है, 3rd ट्रायल तक वो पहुंच गई है। इतनी बातों के साथ ये हमारा पूरा जो पहला डिजीज मैंने स्टार्ट की थी मलेरिया वो कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ आया होगा।